भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास के क्रम की जो अगली सीरीज है, जो अगला वीडियो है, वह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। पिछले वीडियो में मैंने 1946 में कैबिनेट मिशन की गतिविधियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया और उसके प्रत्येक बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया था। इस वीडियो में भारतीय शासन अधिनियम 1947 से पहले और कैबिनेट मिशन योजना के बाद कौन सी परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों के बारे में और कौन से संवैधानिक परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आइए देखिए, जब 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों को रखा तो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पे बाद में मुस्लिम लीग ने उसे अवॉइड कर दिया और जो उस समय परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों को देखते हुए, उन परिस्थितियों को आधार बनाकर जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेबल थे, लॉर्ड वेबल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया तथा 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार से संबंधित जो भी गतिविधियां थीं वह उन गतिविधियों पर चर्चा और घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को भारत की पहली राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेबल की अध्यक्षता में और पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्षता में 13 सदस्यों का एक मंत्री परिषद या मान के चलिए कैबिनेट मंत्रिमंडल बनाया गया। इसी को अंतरिम सरकार कहते हैं। इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग इसका विरोध करती रही क्योंकि यह जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था यह कैबिनेट मिशन योजना को आधार बना के हुआ था और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का विरोध किया। लॉर्ड वेबल चाहता था कि मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन में अंतरिम सरकार में शामिल हो, लेकिन मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई और जब 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन किया गया तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों के गठन के बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया और इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिमोत्तर के प्रांतों और बंगाल में और भारत के अन्य भागों में बड़े पैमाने पे दंगे हुए। बाद में लॉर्ड वेबल के प्रयासों से और लॉर्ड वेबल ने जबरदस्ती मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल कर दिया, जबकि इसके लिए भारत सचिव राजी नहीं था। बार बार भारत सचिव और लॉर्ड वेबल में विवाद की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन जब जबरदस्ती लॉर्ड वेबल ने मुस्लिम लीग को 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल कर दिया तो अंतरिम सरकार में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या 13 से बढ़ के 15 हो गई और मंत्री परिषद के महत्वपूर्ण विषय, जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट या विभाग थे, वह मुस्लिम लीग के सदस्यों को सौंप दिया गया। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, जिनमें वित्त विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग था, यह पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भविष्य में होने वाले लियाकत अली खान को दिया गया था। तो देख लेते हैं एक तरह से अंतरिम मंत्रिमंडल के जो सदस्य से 2 सितंबर 1946 का जो गठन हुआ था और बाद में जब 26 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई थी तो उस समय देखिए जो 3 सदस्यों को हटाया गया था, एक शरद चंद्र बोस को हटाया गया था, दूसरा सफ़ात अहमद खान को हटाया गया था और एक सैयद अली जहीर थे। इनको हटाकर 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम सरकार में जगह दिया गया, यानी कि 10 हो गए, 5 जोड़ा गया तो 15 हो गए। देखिए इस अंतरिम मंत्रिमंडल में जो सदस्य थे, पहला अध्यक्ष वायसराय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेबल था, दूसरे उपाध्यक्ष विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल की देखभाल पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उस समय के यह उपाध्यक्ष यानी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। तीसरे नंबर पे गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। उसके बाद शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी को दी गई थी, जो मद्रास के एक बहुत ही बहुचर्चित नेता थे और 1937 में जो कांग्रेस के अंतरिम मंत्रिमंडल बने थे, मद्रास से यह प्रधानमंत्री या वहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे लंबे समय तक। श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था, बिहार के प्रसिद्ध नेता थे, दलित नेता। विधि मंत्री
यानी कानून मंत्री का पद जगन्नाथ मंडल को दिया गया था। यह लीग के सदस्य थे, बंगाल से रिलेटेड थे, लीग को दिया गया। वित्त मंत्री मैंने बताया लियाकत अली खान को, ये भी लीग से संबंधित थे। स्वास्थ्य विभाग भी लीग को दिया गया, स्वास्थ्य जो मंत्री थे गजाफर अली खान थे। फिर संचार विभाग भी मुस्लिम लीग को दिया गया, अब्दुल रब नस्तर इसके मंत्री थे। उसके बाद वाणिज्य विभाग भी जो महत्वपूर्ण विभाग थे यह आई चुंदरीगर को दिया गया। यह क्या थे? यह भी लीग के ही सदस्य थे। तो 5 लीग के सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया। रेलवे परिवहन अरुणा आसफ अली के पास रहा, कांग्रेस की नेता थी। रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास रहा। कार्य खनन खान तथा बंदरगाह यह CH भाभा के पास रहा, जो बाद में भारत के साइंटिस्ट भी रहे आगे चल के। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जान मथाई के पास रहा। और खाद्य एवं कृषि मंत्री भारत के प्रथम राष्ट्रपति पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनके पास था कृषि मंत्रालय। मुस्लिम लीग का जो मेन उद्देश्य था अंतरिम सरकार में शामिल होने का, उद्देश्य यही था कि सरकार में शामिल होकर, और बेबल भी यही चाहता था कि मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होकर क्या करे, यह ऐसा एक प्रूव कर दे कि कांग्रेस और लीग साथ साथ काम नहीं कर सकते। लीग को तो पेपल ने अंतरिम सरकार में शामिल कर दिया, लेकिन कभी भी उसने एक संयुक्त प्रावधान बना के काम करने का प्रयास नहीं किया। लीग हमेशा अंतरिम सरकार में जो कांग्रेस की नीतियां थी या जो भी सरकार की नीतियां थी उसमें खलल डालती रही, उसके विरोध में अक्सर काम करती रही, और जिसका परिणाम ये रहा कि जो अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार विफल हुई। अंतरिम सरकार की विफलता और मुस्लिम लीग की गतिविधि और कांग्रेस की गतिविधि को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो उस समय तत्कालीन 1945 के जो आम चुनाव में एक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी क्लेमेंट एटली की, क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की, और अपने इस घोषणा में उन्होंने कहा कि जून 1948 आते आते या उसके पहले भारत को पूरी तरह से सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, और इस प्रक्रिया को अबाध रूप से कोई बाधा न पड़े आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लॉर्ड वेबल को हटाकर उनके स्थान पर लुई लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर 24 मार्च 1947 को भारत भेजा। जब लुई लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आए तो उन्होंने भारत के विभिन्न पार्टियों, विभिन्न संगठनों, विभिन्न राजनीतिक नेताओं से बात करके, और उसके बाद ये लंदन गए। यहाँ से वहाँ पे उन्होंने अपना एक योजना बनाया, प्रस्ताव बनाया। उस प्रस्ताव को बनाने के बाद उन्होंने उस प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा, और फिर उसके बाद यह 31 मई 1947 ईस्वी को लंदन से वापस भारत आए, और इन्होंने अपना एक प्रस्ताव भारतीय नेताओं के सामने 3 जून 1947 को रखा, जिसे माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। बहुत से भारतीय से बाल्कन प्लान, जो बाल्कन समस्या थी पूर्वी यूरोप की समस्या, उससे जोड़ के देखते हैं। इस जो माउंटबेटन प्लान था, माउंटबेटन प्लान की जो योजनाएं थी, जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं के सामने रखा था, उसमें पहला ये था कि ब्रिटिश भारत को 2 राष्ट्रों में बांटा जाएगा, एक पाकिस्तान और एक भारत। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि जो बंगाल और पंजाब के जो ज़िले हैं, इन ज़िलों का वहाँ पे एक जनमत संग्रह के आधार पे विभाजन किया जाएगा कि वह भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। बाद में चल के बंगाल और पंजाब के ज़िलों के विभाजन के लिए एक कमीशन का गठन किया गया रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखाओं को खींचने का काम किया, और आज भी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखाएं रेडक्लिफ नाम से जानी जाती हैं। तीसरी बात थी जो माउंटबेटन प्लान में यह कहा गया कि देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी, यानी उन्हें वही स्वतंत्रता होगी कि वे भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो, और अगर चाहें तो वह स्वतंत्र भी रह सकते, यानी उन्हें पैरामाउंट सी पावर दिया गया कि अगर वह चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। जो चौथा संविधान सभा द्वारा पारित जो संविधान होगा, और भारत के अंदर जो क्षेत्र होंगे, यदि
वह क्षेत्र या वह राज्य या नहीं चाहते हैं कि भारत का संविधान हमारे ऊपर लागू हो, तो भारत का संविधान उनके ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। पांचवा, असम के सिलहट जिले का जो निर्णय होगा वह जनमत संग्रह के आधार पे होगा, जैसे बंगाल और पंजाब के अन्य जिलों का निर्णय हुआ। साथ ही साथ राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो होगी वह स्वैच्छिक होगी। अगर भारत या पाकिस्तान अगर राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेना चाहे तो ले सकते हैं और नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं। यह माउंटबेटन प्लान की स्कीम थी। इस स्कीम को जब भारतीय नेताओं के सामने रखा गया तो खास करके गांधी और अबुल कलाम आज़ाद ने इसका घोर विरोध किया, लेकिन उस तत्कालीन परिस्थितियों में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। उस ऑप्शन को न देखते हुए कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में इस प्रस्ताव को कांग्रेस के नेताओं को मानना पड़ा। इसको लेकर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष JB कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 ईस्वी को नई दिल्ली में एक बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस की जो ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य थे उनकी एक बैठक हुई और इस बैठक में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन दिया। इसके विरोध में जो थे एक सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, जो सिंध के जाने माने नेता थे, उनका नाम था चौथी राम करके उनका नाम था, चौथी राम भीटवानी करके नाम था, जो सिंध कांग्रेस के एक माने जाने नेता थे। पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी इसका विरोध किया। साथ ही साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू ने भी इसका विरोध किया और उसके बाद हजीफुर रहमान ने भी, जो कांग्रेस के एक नेता थे, इन्होंने भारत विभाजन प्रस्ताव का विरोध किया। लेकिन इस विरोध के होने के बावजूद भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और देखते ही देखते माउंटबेटन योजना स्वीकृत हो गई। माउंटबेटन योजना को मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद माउंटबेटन योजना के प्लान को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में रखा और ब्रिटिश संसद में रखने के साथ ही साथ यह योजना 16 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से पारित हो गई। 18 जुलाई को इसे ब्रिटिश सम्राट के पास भेजा गया। ब्रिटिश सम्राट ने 19 जुलाई 1947 को इस पर अपने दस्तखत और मुहर कर दिए और इसके बाद जो प्रस्ताव रहा माउंटबेटन प्लान के, इस प्रस्ताव को आगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना गया, जिसे 15 अगस्त 1947 से लागू किया गया। तो ये कैबिनेट मिशन योजना और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बीच की जो गतिविधियां थी, उस गतिविधियों पे इस वीडियो में मैंने चर्चा किया। अब अगले वीडियो में मैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का पार्ट 2 लेके आऊँगा और उस पार्ट 2 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की जो धाराएं हैं, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या विभाजन हुआ, कैसे क्या परिस्थितियां बनी, क्या उस पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए